मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम में टॉप करने के लिए आज ही ज्वाइन करें ब्रेन मास्टर्स क्लासेस प्राइवेट लिमिटेड। बाबा ब्रदर्स, G7 बाबादीप कॉम्प्लेक्स, रेलवे स्टेशन के सामने, सियागंज, इंदौर। पेट्रोल के बढ़ते भाव को बजाज डिस्कवर का मुंहतोड़ जवाब। कृष्णा ऑटोमोबाइल, स्कीम नंबर 54, विजयनगर, इंदौर। खरे इंस्टीट्यूट, 45 जति कॉलोनी, रामबाग, इंदौर। PNG क्लासेस, हेड ऑफिस इंद्रप्रस्थ टावर, 6 MG रोड, इंदौर। ब्रांच ऑफिस मन भवन प्लाजा, 1 बैंक कॉलोनी, अपोजिट दशहरा मैदान, अंटूना रोड, इंदौर। हाई लिंक टाउन में एड्रेस श्री राम तलावली, इंदौर अहमदाबाद हाईवे, धार रोड, इंदौर। रैंकर्स पॉइंट, पलासिया स्क्वायर, AB रोड, इंदौर। विक्रांत ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन बिहाइंड वेटरनरी कॉलेज, AB रोड, इंदौर। वर्ल्ड ऑफ सेल्स, G8 G9 न्यू सियागंज, VIP रूट नंबर 1, इंदौर। हातोद में हुए जघन्य हत्याकांड का हुआ खुलासा। प्रेमिका की जरूरतों को पूरा करने के लिए नाती ने ही की थी नानी की पैर काटकर हत्या। पुलिस के हत्थे चढ़े नाती ने कबूला जुर्म। नर्सेज एसोसिएशन की हड़ताल के पहले ही दिन झुकी सरकार। बकाया एरियर की राशि देने के आदेश किए जारी। एसोसिएशन का कहना, जब तक खाते में जमा नहीं होता पैसा, जारी रहेगा संघर्ष। सितंबर में दौड़ेगी बीआरटीएस पर बस। महापौर का दावा, कलेक्टर व अन्य अधिकारियों के साथ किया बीआरटीएस का दौरा। वर्ल्ड बैंक की टीम ने भी जताया कार्य पर संतोष। विश्वविद्यालय 22 जून तक घोषित करेगा उच्च शिक्षा के सारे रिजल्ट। सीईटी ऑनलाइन आवेदन के लिए भी बनाएगा हेल्प डेस्क। कर्तव्य निभाते हुए गई यातायात पुलिसकर्मी की जान। नो एंट्री में घुसे ट्रक को रोकने के प्रयास में हुई घटना। खजराना क्षेत्र का मामला। शिक्षिका ने दिखाई समझदारी। नकली पुलिस के मंसूबों पर फेरा पानी। पास आ पलटते ही भाग खड़े हुए बदमाश। और कंप्यूटर व्यवसायी से 35 लाख की धोखाधड़ी। चेक के जरिए 35 लाख का माल खरीदकर आरोपी फरार। चेक हुआ बाउंस। फरियादी पुलिस की शरण में। एक युवक पर प्रेम का ऐसा भूत सवार हुआ कि उसने अपनी शादीशुदा प्रेमिका के नाज नखरे उठाने के लिए अपनी सगी नानी की जघन्य हत्या कर डाली। गौरतलब है कि पिछले दिनों अज्ञात बदमाशों द्वारा हातोद में बुजुर्ग महिला लीलाबाई के पैर काटकर चांदी की कड़ी लूटने का मामला सामने आया था। नानी की हत्या में पकड़ा गया हत्यारा नाती अब नानी की हत्या करना कबूल कर अफसोस जता रहा है। पिछले दिनों हातोद गांव में वृद्धा लीलाबाई के दोनों पैर काटकर जघन्य हत्या कर दी गई थी। प्राथमिक साक्ष्यों के आधार पर ही घटना लूट की नीयत से करना पाई गई थी। घटना के बाद लीलाबाई के परिवार के सभी सदस्यों से पुलिस ने पूछताछ की थी, मगर लीलाबाई की बेटी का बेटा राजेश मालवीय हत्या की घटना के बाद से ही लापता था। एडिशनल एसपी ग्रामीण पदम विलोचन शुक्ल के निर्देश पर लीलाबाई के नाती राजेश की तलाश की गई। काफी मशक्कत के बाद हातोद पुलिस ने राजेश पिता मदन मालवीय को गिरफ्तार कर लिया। कड़ी पूछताछ में जो कहानी राजेश ने बताई वो दिल दहलाने के लिए काफी थी। आरोपी राजेश ने बताया कि उसके शादीशुदा महिला से प्रेम संबंध थे और उसके शौक पूरे करने के लिए मुझे पैसे की जरूरत थी, इसलिए मोटरसाइकिल से नानी के घर पहुंचा, नानी के पैर काटकर मार डाला और पैरों से कड़े और घर का अन्य सामान लूटकर भाग निकला। आरोपी राजेश अपनी नानी की मौत के बाद अफसोस तो कर रहा है, मगर साथ ही यह बात भी कबूल कर रहा है कि उसने अपनी नानी लीलाबाई की हत्या प्रेमिका को साड़ी दिलाने और 5000 रुपए की उधार चुकाने के लिए की थी। थोड़ी मुझे पैसे की ज़रूरत थी इसके लिए सर, तो मैंने उसके डब्बे के अंदर 10,000 रुपये थे क्या। फिर हम आज एक दारू रुपये मैंने 2 क्वार्टर लाया कलाली पे से दारू भी। उसके घर पे बाज़ार फिर घुमा फिरा करा। शाम को 6 बजे आया वापस, रात को 9 बजे तक वहाँ तक था। जिसके बाद फिर 8-9 बजे सो गया था मैं। फिर 11 बजे तक हम सो गए नानी जी ने हम, जिसके बाद फिर वापस उठा फिर 1-1:30 बजे। फिर उसको मैंने तकिए से मुँह दबाया, फिर उसको मार डाला। फिर कुराड़ी से हाथ में मारा था उसको, और जिसको फिर उसको पैर काटे थे। फिर क्या निकाला था? कड़े नहीं निकाले थे सर, बस और कुछ नहीं। पैसे खाली 10,000 रुपये थे खाली सर। क्यों जरूरत क्यों थी ये सब करने की, क्या जरूरत पड़ी? मेरे को एक के देने थे 5,000 रुपये इसके लिए। प्रेमिका पैसों की डिमांड करती है? नहीं उसने नहीं करा था, उसको नहीं मतलब उसके साथ रहना था इसलिए कुछ जरूरत थी, पैसों की ज़्यादा जरूरत पड़ती थी? हाँ बस खाली दिक्कत, थोड़ी पैसे की थी बस, और कुछ नहीं। मारा था वो कौन थी? मेरी नानी जी थी। तो क्या
क्या जरूरत, खर्चा क्या, तुमको पैसे की जरूरत क्या है? एक को कर्जा देना था और उसको थोड़ा सामान लाना था, साड़ी आड़ी नहीं लाना था सर। तुम्हारी प्रेमिका से कितना प्यार करता था? वो बहुत करता था, हाँ? नरा करता था सर। तो तुमने तो प्रेमिका के चक्कर में नानी की हत्या कर दी। अफसोस है इस बात का? है ना सर। क्या अफसोस है? अफसोस है नानी जी जो ऐसे मारा रहने। हाथोद थाना इंचार्ज MS सैयद ने भी हत्या का कारण पैसों की कमी और प्रेमिका के शौक पूरा करना बताया है। राजेश पिता मदनलाल बलाई निवासी पुरानी बस्ती हाथोद और दूसरा उसका एड्रेस है बजरंगपुरा बाणगंगा तथा मेन रोड चोरल। 3 एड्रेस हैं इस व्यक्ति के। अपराधी प्रवृत्ति का है, यहाँ वहाँ भागता रहता है। और जो सबसे इसमें ख़राब बात है कि वो महिला का नाती था और महिला के पहले पैसे उसने एक बार चुरा लिए थे और पुनः वापस उससे पैसे मांग रहा था। इस बात को लेकर कुछ विवाद हुआ था। उसने एक दूसरी महिला, अपनी विवाहिता पत्नी को छोड़ के एक अन्य महिला टिम्मी बाई करके जो है बाणगंगा क्षेत्र की, उसको रखा हुआ था और उसके खर्चे अत्यधिक थे जिनकी पूर्ति करने के लिए उसे पैसे की आवश्यकता थी। इस कारण से उसने ये जघन्य अपराध किया है और उसके महिला के सिर में कुल्हाड़ी से चोट पहुंचाने के बाद फिर उसके दोनों पैर काट के पैर में पहनी हुई चांदी की कड़ी और उसके घर में रखा हुआ कुछ कैश ये निकाल लिया था और घटनास्थल से भाग गया था। हाथोद में हुई बुजुर्ग महिला लीलाबाई की हत्या के आरोप में पुलिस ने राजेश के साथ साथ उसकी प्रेमिका को भी गिरफ्तार किया है। MY में चली आ रही नर्सेस की हड़ताल को लेकर राज्य सरकार गंभीर नजर आई। सरकार ने अनिश्चितकालीन हड़ताल के पहले ही दिन नर्सों की बाकी 4 करोड़ एरियर की राशि ऑटोनॉमस मद से देने का आदेश जारी कर दिया। वहीं दूसरी तरफ अपनी मांगों पर अड़े नर्स संगठन ने फिलहाल हड़ताल वापस लेने से इनकार किया है। नर्सेस हड़ताल को लेकर आखिरकार राज्य सरकार को झुकना ही पड़ा। चिकित्सा शिक्षा विभाग ने मरीजों के हित में मंगलवार देर शाम आदेश जारी कर दिए। अब हड़ताल पर रहे नर्सों को मेडिकल कॉलेज की ऑटोनॉमस मद से एरियर मिलेगा। इस बारे में मेडिकल कॉलेज प्रबंधन के डॉक्टर के वर्मा ने खबर की पुष्टि करते हुए बताया कि उन्हें DME कार्यालय भोपाल से इस बारे में आदेश प्राप्त हो चुका है। वहीं दूसरी तरफ अपनी मांगों पर अड़े MY के नर्स संगठन ने फिलहाल कदम वापस लेने से इनकार किया है। BRTS को लेकर अधिकारियों की नींद बारिश के ठीक पहले खुली। BRTS पर बनने जा रहे बस स्टॉप सहित सीवरेज और अन्य कार्यों को लेकर महापौर, कलेक्टर व निगम कमिश्नर सहित ID के अधिकारियों ने मंगलवार को BRTS का दौरा किया। महापौर ने सितंबर में BRTS पर बस दौड़ाने की बात दोहराई तो वहीं कलेक्टर ने भी बात का समर्थन किया। इससे पहले वर्ल्ड बैंक की टीम ने सिटी बस ऑफिस में अधिकारियों की बैठक लेकर काम की प्रगति पर संतोष जाहिर किया। शहर के जिम्मेदारों ने BRTS का मौका मुआयना किया। इस दौरान ये निर्देश दिए गए कि जो गड्ढे खुले पड़े हैं उन्हें आसपास से सुरक्षित किया जाए ताकि लोग या वाहन उसमें गिरे नहीं। वहीं कामगार ठेकेदारों को भी वक्त पर काम करने की हिदायत दी गई। BR गोयल निर्माणाधीन कंपनी को इस बारे में कहा गया कि 2 महीने में बस स्टॉप का काम पूरा करें। वहीं एक अन्य ठेकेदार ने तय वक्त में काम पूरा करने का आश्वासन अधिकारियों को दिया। 1 महीने में ये होगा, 15 दिन आप मुझे समझाओ ना, 1 महीने में ये होगा ना, फिर 15 इलेक्ट्रिकल की वायर को बाद में मिलेगा। 25 आज मिल गई है ना। टुडे यू हैव गॉट ईच एंड एवरी ड्राइंग डिजाइन। आज 2 महीने हो गए सर, अभी नहीं सर, 25 तारीख से 25 महीना उसके बाद भी क्लियर नहीं है। निगम महापौर कृष्ण मुरारी मोघे ने बताया कि वे खुद इस परियोजना को तय वक्त पर पूरा होते देखना चाहते हैं और इस क्रम में अड़चनों को दूर करने का प्रयास किया जा रहा है। अब आज की सारा दौरा करने के बाद में हम चाहते हैं कि ये आने वाले 2.5 महीने के अंदर कंप्लीट हो और वो हमको कोई 3.5-4 महीने का समय कह रहे हैं। इन दोनों के बीच में कहाँ गुंजाइश बनती है, किंतु इसको फास्ट करने के हिसाब से आज ये सारा दौरा किया है और इसमें जो कुछ भी बीच में व्यवधान है उनको हम सब बैठ के दूर करेंगे। वहीं कलेक्टर राघवेंद्र सिंह ने कहा कि मोटे तौर पर सभी काम हो चुके हैं। बस स्टॉप में लगने वाले उपकरण व अन्य सामग्री के लिए ठेकेदारों को निर्देश भी दिए गए हैं। हम लोगों की कोशिश है कि सुबह से शीघ्रम हो ये कार्य। इसमें विशेष तौर पे ऑनरेबल मेयर साहब, ऑनरेबल मिनिस्टर साहब, ऑनरेबल CM साहब सभी की चाहत ये है कि इस कार्य को सितंबर तक हम कोशिश करके फिनिश करें। बहरहाल सितंबर में BRTS पर बस दौड़ने के अधिकारियों के दावे में कितना दम है ये तो वक्त ही बताएगा। और इसी के साथ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक।
संयुक्त प्रवेश परीक्षा की प्रक्रिया विश्वविद्यालय ने ऑनलाइन तो कर दी है, लेकिन इस प्रक्रिया की पूरी जानकारी नहीं मिलने के कारण छात्र खासे परेशान हैं। छात्रों की समस्या को हल करने के लिए विश्वविद्यालय अब हेल्प डेस्क बनाएगा। इसके अलावा उच्च शिक्षा विभाग के सभी परीक्षा परिणाम 22 जून तक घोषित कर दिए जाने का भी विश्वविद्यालय का लक्ष्य है। देवी अहिल्या विश्वविद्यालय द्वारा 26 और 27 जून को सीईटी की परीक्षा आयोजित की जा रही है। गौरतलब है कि इस वर्ष से विश्वविद्यालय के सभी विभागों के कोर्सेज को सीईटी में शामिल किया गया है। विश्वविद्यालय प्रशासन ने ऑनलाइन प्रवेश परीक्षा की व्यवस्था तो लागू कर दी, लेकिन जल्दबाजी के चलते विश्वविद्यालय ने छात्रों के लिए हेल्प डेस्क की ना तो कोई व्यवस्था की, ना उसे इस बारे में कोई ख्याल आया, जिसके चलते विद्यार्थी जानकारी के अभाव में खासे परेशान हो रहे हैं। एक्चुअली जब हम सीईटी के लिए ऑनलाइन फॉर्म भरते हैं तो उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, और अगर हम यूनिवर्सिटी लेवल पे अप्रोच करें तो वहाँ पे अटेंड करने के लिए कोई हेल्प डेस्क जैसी चीज़ नहीं सेटअप की गई है, तो हम सोल्यूशन कहाँ से लें? जब हम फॉर्म भरते हैं सीईटी का तो हमें कई तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं। हम जब इन्फॉर्मेशन भरते हैं तो पहले हमें क्लियर नहीं होता है कि कौन सी इन्फॉर्मेशन कैसे भरना है और कौन सी इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड है, और मुझे लगता है कि यूनिवर्सिटी को एक हेल्प डेस्क बनानी चाहिए जिसके थ्रू हम इजीली सारी इन्फॉर्मेशन अवेल कर सकें और उसे डाल सकें। हालांकि अंतिम दिनों में ही सही, लेकिन अब विश्वविद्यालय प्रशासन जागा है। विश्वविद्यालय रजिस्ट्रार को जब विद्यार्थियों को आ रही दिक्कतों के बारे में बताया तो उन्होंने सीईटी चेयरमैन को आदेश दिया और कहा कि विद्यार्थियों के लिए हेल्प डेस्क बनाई जाए जिससे उन्हें दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़े। वैसे तो सारी जानकारियाँ ऑनलाइन उपलब्ध हैं, लेकिन फिर भी बच्चों की कुछ जानकारियाँ लेने की उत्कंठा रहती है। ऐसी स्थिति में जो सीईटी के चेयरमैन हैं, अभी मैंने उनको ये बता दिया है कि वे ऐसी कोई जानकारी देने के लिए किसी को डेप्यूट कर दें और कोई हेल्प डेस्क शुरू कर दें, जिससे बच्चों के जो भी प्रश्न होंगे वो उसका उत्तर और समाधान उनको दिया जा सके। वो तुरंत कार्रवाई कर भी रहे हैं, ऐसा उन्होंने अभी मुझे फ़ोन पर कहा भी है। वहीं उच्च शिक्षा विभाग के सभी परीक्षा परिणाम 20 से 22 जून तक घोषित करने की बात कही। रजिस्ट्रार ने बताया कि मूल्यांकन का कार्य पूरा हो चुका है। देवी अहिल्या विश्वविद्यालय कार्य परिषद की बैठक आगामी 21 जून को होगी। बैठक में इस बार पुराने एजेंडे के अलावा वित्तीय मामले प्रमुखता से रखे जाएंगे। रजिस्ट्रार आरडी मुसलगांवकर ने बताया कि इस बार कार्य परिषद की बैठक में मुख्य रूप से वित्तीय मामलों पर विचार किया जाएगा। इसके अलावा जिन महाविद्यालयों की मान्यता के लिए स्टैंडिंग कमेटी ने अनुमोदन किया है, उनके प्रकरण भी बैठक में रखे जाएंगे। देखिए, कार्य परिषद की बैठक अभी आने वाली 21 तारीख को बैठक बुलाई गई है, और बैठक का एजेंडा तो बहुत सारे आइटम उसमें पुराने ही हैं, कोई ऐसा विशेष आइटम नहीं है, लेकिन कुछ नए बातें हैं जो हमारी वित्त समिति में रखे जाएंगे। इसमें कुछ वित्तीय मामले भी हैं, उन पर विचार किया जाएगा और वित्त समिति से जो अनुशंसाएँ होंगी वो कार्य परिषद में रखी जाएंगी। इसके अलावा जिन महाविद्यालयों को स्टैंडिंग कमेटी ने मान्यता देने के लिए अनुमोदन कर दिया है, उनके भी प्रकरण रखे जाएंगे। ऐसे मान्यता संबंधी एफिलिएशन से रिलेटेड नए प्रकरण भी रखे जाएंगे। इसके अलावा बैठक में और भी मुद्दों पर चर्चा होगी। ट्रैफिक एक सिपाही की ट्रक के नीचे आने से मौत हो गई। सिपाही अपनी ड्यूटी कर रहा था और उसने नो एंट्री में घुसे एक ट्रक को रोकने की कोशिश की थी, लेकिन वह ट्रक के नीचे आकर अपनी जान गंवा बैठा। हादसा दोपहर के समय खजराना थाना क्षेत्र के वेलोसिटी सिनेमा के पास हुआ। रेडिसन चौराहे पर ट्रैफिक पुलिसकर्मी राम सुरेश कुशवाहा अपनी ड्यूटी कर रहे थे। उसी समय इंडो से भरा एक ट्रक मालवीय पेट्रोल पंप के पास से वेलोसिटी की ओर आने लगा। सुरेश कुशवाहा ने ट्रक को रोकने की कोशिश की, लेकिन ट्रक नहीं रुका। तब कुशवाहा ने अपनी गाड़ी से उसका पीछा किया। वेलोसिटी के पास कुशवाहा उसी ट्रक के नीचे आ गए जिसे वो रोकने की कोशिश कर रहे थे। मैं और मेरा दोस्त यहाँ से निकल रहे थे तो ये पुलिस वाले भी यहाँ पे खड़े हुए थे, और उसके बाद वो उधर से पलट के आया तो यहाँ पे एक्सीडेंट हो गया था। साइड में खड़े हुए थे, क्या था? ये साइड में खड़े होते गाड़ी लगा के, और क्या मालूम मतलब शायद किसी से फ़ोन पे बात कर रहे थे, क्या कर रहे थे, और इधर से मैं पलट के आया और इतने में हादसा हो गया। टक्कर मारी मेरे को। हाँ, बस वो खड़े हुए थे। जो ट्रक आया ना नो एंट्री में, शायद उसी के लिए खड़े हुए थे वो कि एंट्री रोके। जैसे ही घटना की जानकारी पुलिस को लगी, सीएसपी अमरिंदर सिंह मौके पर पहुंचे। सीएसपी ने मामले की जांच की बात कही है। शहर में नकली पुलिस लोगों को ठगने से बाज नहीं आ रही है। कई लोग तो इनके झांसे में आकर शिकार हो ही रहे हैं, वहीं कुछ जागरूकता भी अब नजर आने लगी है। ऐसा एक मामला सामने आया है जिसमें एक महिला ने नकली पुलिस वालों के मंसूबों पर पानी फेर दिया। मामला तुकोगंज थाना क्षेत्र का है। साउथ तुकोगंज में रहने वाली शिक्षिका
नम्रता सिंह मंदिर से अपने घर जा रही थी। तभी दो युवक उनके पास पहुंचे। इन नकली पुलिसकर्मियों ने नम्रता को उनके अफसर के पास चलने और किसी की हत्या होने की बात कहते हुए उनके जेवर उतारने की कोशिश की। बता तो दिया मैंने, कहते हाँ 2 जने आए मेरे सामने, उसमें से एक जना दूर खड़ा रहा, एक जना मेरे पास आया, एक उधर यानी बोले कि आके मेरे से पूछा कि आपको हमारे साहब बुला रहे, हम पुलिस वाले, आप डरो मत बोले। तो मैंने कह दिया कि आपके साहब को क्या काम, हम तो राहगीर है, रास्ते चलते को आपके साहब को क्या काम पड़ेगा मेरा, मैं तो रोज आती जाती हूँ ऐसा। तो फिर उन्होंने पूछा मेरे से, मैं उनके पास गई तो बोले कोई शिंदे मैडम को जानते हो क्या? मैंने कहा नहीं मैं किसी को भी नहीं जानती। तो बोले रात को उनका मर्डर हो गया है, पूरे गहने उनके उतार लिए गए हैं, तो फिर आप बोले अपने गहने उतार के पर्स वगैरह में रख दो। मैंने कहा मैं क्यों उतारूंगी, मेरे सारे नकली गहने हैं, मैं कोई असली कौन पहनेगा आजकल ऐसा। बस इसी देर में तीसरा व्यक्ति आया, उसने भी चेन वगैरह पहनी थी, तो उसको बोला, पर वो उन्हीं क्या मिली भगत थी ऐसा मुझे लगा, और मैं मेरे निकल गई सीधी। पिछले कई दिनों से मीडिया में नकली पुलिस कर्मियों द्वारा लोगों को ठगने की खबरें जिस तरह से आ रही थी, उससे नम्रता को लगा कि दोनों कथित पुलिस कर्मी उन्हें ठगने की कोशिश कर रहे हैं। नम्रता ने उन्हें इसी तरह से जवाब दिया जिस तरह से पुलिस अफसर इन ठगोरों से बचने के लिए लोगों को सचेत कर रही है। बदमाशों को जब लगा कि उनकी दाल नहीं गल रही है और वे पकड़े जाएंगे तो दोनों भाग खड़े हुए। इस ठगी की कोशिश की रिपोर्ट नम्रता ने तुकोगंज थाने में दर्ज करवाई है। तुकोगंज थाना प्रभारी अशोक तिवारी ने महिला की सूझबूझ की तारीफ करते हुए फिर कहा कि पुलिस लोगों के जेवर नहीं उतरवाती है। तो ये इस तरीके से मैडम ने जो उन लोगों की बातों में नहीं आई, एक बहुत अच्छा मैसेज दिया है। और दूसरी महिला होती घबरा आती, उनकी बोलने की आवाज़ बंद हुआती या होता है कुछ, उसके प्रति वो जो भी जेवर पहनी थी उतार के उनको दे थी। मैडम ने ये ऐसा कोई भी कृत्य नहीं किया और यहाँ पे आके पुलिस को बताया, और मैडम ने खुद ने ये अपेक्षा की सर हम ये मैसेज आम जनता को भी देना चाहते हैं, ताकि कोई दूसरी महिला या दूसरे बुजुर्ग व्यक्ति जो मंदिर से दर्शन करके लौटते हैं, सुबह प्रातः ग्रहण में निकलते हैं, इस तरीके कोई दुर्घटनाएं ना हो। आम जनता को बार बार इस तरीके के मैसेज मीडिया के माध्यम से मिलते रहते हैं, इसके बाद भी लोग जो है वो सचेत नहीं हो पाते और अपने जीवन उतार के देते हैं। मेरा इसी जागृति अभियान के माध्यम से निवेदन है आम जनता से, आप सब लोग भी मैडम नम्रता के अनुसार इस तरीके से सतर्क रहें। बहरहाल मीडिया और पुलिस की अपील लोगों को जागरूक कर रही है और इसका उदाहरण भी सामने आ गया है। जरूरत है शहर के हर नागरिक को इसी तरह से सचेत होने की। भूमाफिया बॉबी छाबड़ा द्वारा निर्माण किए गए एक भवन सहित 2 अन्य भवनों पर मंगलवार को नगर निगम की अतिक्रमण गैंग ने हथौड़े चलाकर नक्शे के विपरीत बने निर्माणों को तोड़ने की कार्रवाई की। इस दौरान नगर निगम ने कंपाउंडिंग राशि भी वसूल की। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत नगर निगम शहर के विभिन्न इलाकों में लगातार अवैध निर्माण हटाने की कार्रवाई कर रहा है। इसी कड़ी में नगर निगम की टीम ने मंगलवार को मिश्र नगर के 3 भवनों में हथौड़े चलाकर नक्शे के विपरीत बने निर्माणों को तोड़ा। इस दौरान रहवासियों ने अतिक्रमण तोड़ने का विरोध भी किया, लेकिन कार्रवाई के दौरान बड़ी संख्या में पुलिस बल भी मौजूद था, इसलिए कोई हंगामा नहीं हुआ। जिन भवनों पर अतिक्रमण की कार्रवाई हुई उनमें से एक भवन भूमाफिया बॉबी छाबड़ा की सविता गृह निर्माण संस्था द्वारा निर्मित किया गया था। निगम की गैंग ने मौके पर से अवैध निर्माण हटाने के साथ ही कंपाउंडिंग की राशि भी वसूल की। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दायर पिटीशन के अंतर्गत दिए गए निर्देश के क्रम में मकान नंबर 11, 12 और 13 मिश्र नगर पे जो अवैध निर्माण था उसमें आज हमने हटाया। और चूँकि जब हमने हटाया तो उसमें कंपाउंडेबल जो एरिया था उस कंपाउंडेबल एरिया को हमने कंपाउंडिंग किया है, मौके पर ही लोगों के द्वारा चेक दिए गए। हालांकि जब क्षेत्र में अतिक्रमण की कार्रवाई की जा रही थी तब वहां मौजूद क्षेत्रीय लोग इस बात को लेकर चर्चा कर रहे थे कि जब शहर में अवैध निर्माण होता है तब तो निगम के अधिकारी जागते नहीं, बल्कि ऐसे निर्माणकर्ताओं को बीच के रास्ते बताते रहते हैं, और जब लोग अपने खून पसीने की कमाई से मकान या फ्लैट खरीद कर वहां रहने चले जाते हैं तब निगम को अवैध निर्माण की याद आती है। बहरहाल यह पहला मौका नहीं है जब निगम की कार्यशैली पर प्रश्न चिन्ह लगा हो। आए दिन अवैध निर्माण के पीछे निगम के भ्रष्ट इंजीनियरों की भूमिका पर सवालिया निशान लगते आए हैं। मास्टरकर्मी के पद पर पुनः नियुक्ति की मांग को लेकर मंगलवार को एक पूर्व मास्टरकर्मी निगम के मुख्य द्वार पर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठ गया। बेरोजगार और खराब आर्थिक स्थिति से जूझ रहे इस कर्मचारी को निगम के नेताओं पर भरोसा नहीं है, इसलिए उसने मुख्यमंत्री से इंसाफ की गुहार लगाई है।
अनिल यादव निगम में पूर्व में मास्टर कर्मी के रूप में नौकरी कर रहा था, लेकिन उसे वर्ष 2001 में हुई समीक्षा के बाद हटा दिया गया था। तब से उसने कितने ही प्रयास किए पर उसके निगम में वापसी नहीं हो पाई। 10 सालों से बेरोजगार और आर्थिक संकट से जूझ रहा अनिल यादव सब तरफ से निराश होकर मंगलवार से निगम द्वार पर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठ गया। अनिल यादव की मांग है कि उसने नियमानुसार निगम में नौकरी की है, अगर वह गलत है तो उसे जेल में डाल दिया जाए और अगर वह सही है तो उसके साथ इंसाफ कर पुनः नौकरी पर लिया जाए। 97 से लेकर 2001 तक मैंने कंटिन्यूस काम करा, निगम गाड़ियों के पंचर बनाने का काम मेहनत से ईमानदारी से करता था। समीक्षा के नाम पे मुझे बंद करा, मुझे क्या मतलब नगर निगम में सभी लोगों को बंद करा था। समीक्षा होने के बाद में 2004 में मेरीन काउंसिल ने लिस्ट निकाली थी 34 आदमी की, उस लिस्ट के 33 आदमी 2005 में रख लिए, मुझे आज तक नहीं रखा है। भूख हड़ताल पे बैठा हूँ कि या तो मुझे मेरा हक चाहिए या फिर 1 कुंटल लकड़ी लगेगी मुझे। यदि मैं सच्चा हूँ तो मुझे नौकरी दो, मैं झूठा हूँ तो मुझे 420 में जेल में बंद करवा दो। मैं सच्चा इंसान हूँ इसलिए मैं बैठा हूँ। मास्टर पर नियुक्ति के मामले में निगम का ढर्रा इतना खराब है कि कई लोगों के तो रिकॉर्ड भी नहीं है। इसका फायदा दोनों पार्टी के नेता और कर्मचारी संगठनों के नेता उठाकर हटाए गए व्यक्ति की जगह अपने पट्टों को नौकरी पर लगा देते हैं। इसी ढर्रे का शिकार शायद अनिल यादव भी हुआ है। और इसी के साथ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। मंगलवार को कलेक्टर कार्यालय में हुई जन सुनवाई में हमेशा की तरह फिर बीमारी के लिए आर्थिक सहायता के आवेदन और कब्जे की कई शिकायतें प्राप्त हुई। वहीं जन सुनवाई में गाड़ी अड्डा क्षेत्र की स्कूली छात्रा भी अपने अभिभावकों के साथ पहुंची, जिनकी मांग थी कि उनके 10वीं तक के स्कूल को 12वीं तक किया जाए। वैसे तो मंगलवार को हर शासकीय विभाग में जन सुनवाई होती है, लेकिन फिर भी जन सुनवाई में सबसे ज्यादा भीड़ कलेक्टर कार्यालय में होती है। मंगलवार को कलेक्टर कार्यालय में सबसे ज्यादा आवेदक इलाज के लिए आर्थिक सहायता पाने और मकान दुकान जमीन पर हुए कब्जों की शिकायत लेकर पहुंचे। कलेक्टर के सामने अपनी मां की कैंसर की बीमारी के लिए 50,000 की आर्थिक सहायता पाने की उम्मीद से आई मंजू ने बताया कि उसकी मां को कैंसर की बीमारी है, जिसके लिए वह पहले भी जन सुनवाई में आवेदन लगा चुकी है, लेकिन अधिकारियों ने उससे कई चक्कर लगवाए पर सुनवाई नहीं हुई। आखिरकार मीडिया कर्मियों ने उस महिला की समस्या कलेक्टर तक पहुंचाई तो कलेक्टर ने मंजू की मम्मी का इलाज एमवाय अस्पताल में कराने का आश्वासन दिया। मैं तो खास इसके लिए थी, मेरी मम्मी को कैंसर की तबीयत से है, कैंसर। तो मेरे डॉक्टर ने उनका ऑपरेशन का बोला तो 50,000 की मदद का खर्चा हुआ। तो मेरी 50,000 की मदद के लिए मैं 15-20 दिन से यहाँ पे चक्कर खा रही हूँ। तो मेरी गरीब की कोई नहीं, मैं वहाँ चक्कर खाओ, कहीं वहाँ साइन करवाओ, तो वहाँ फलाना ऐसे करके मेरे को भगा रहे। तो मेरे कब तक मेरी मम्मी को से कुछ हो गया तो फिर हम बच्चों का जब मदद करेंगे ये लोग, क्या हम गरीब की क्यों नहीं सुनवाई करें? आखिर उनने मेरे को ये लिख के दिया कि एमवाई में हो जाएगा, तुम वहाँ मत भटको। वहीं 2 महिलाओं ने बताया कि उनके मकान जमीन पर उनके रिश्तेदारों ने धोखे से कब्जा कर लिया है और वह पहले भी जन सुनवाई में कई बार आवेदन लगा चुकी हैं, लेकिन सुनवाई कुछ नहीं होती, बस हर बार आश्वासन मिलता है। जब कलेक्टर से कब्जे की शिकायतों के निराकरण नहीं हो पाने के बारे में सवाल किया गया तो उनका कहना था कि बीते दिनों में कब्जे के मामले पर निर्णायक कार्रवाई हुई है और कुछ मामलों पर जांच जारी है। इसके अलावा गंभीर बीमारी और कैंसर रोगियों की प्राथमिकता से सहायता की जा रही है। जन सुनवाई में आज भी विशेष तौर पे बीमार लोगों की संख्या काफ़ी ज़्यादा थी। जैसा मैंने पिछली बार की जन सुनवाई में बताया था कि जो कैंसर के पेशेंट्स हैं उनके लिए हम लोग विशेष तौर पे एक अभियान शुरू कर रहे हैं, जिसमें कि हम एक बार कैंसर के जो प्रारंभिक तौर पे जांच के लिए कोई एक केंद्र बना के उसके ऊपर सभी की जांच पड़ताल के लिए पूरे जिले भर में मुहिम लगा के करेंगे। जो भी केसेस इस तरह के आएंगे उनको राज्य बीमारी सहायता से, जिला बीमारी सहायता से, रेड क्रॉस से। जन सुनवाई में गाड़ी अड्डा क्षेत्र की कुछ स्कूली छात्राएं भी अपने अभिभावकों के साथ पहुंची थी, जिनकी मांग थी कि शासकीय रजत जयंती कन्या हाई स्कूल को हायर सेकेंडरी तक किया जाए, ताकि क्षेत्र की कन्याओं को अपनी स्कूली शिक्षा पूरी करने के लिए दूर नहीं जाना पड़े। लेकिन छात्राओं की मांग पर उन्हें सिर्फ आश्वासन मिला। बख्तावर रामनगर के चर्चित जमीन घोटाले के मामले में मंगलवार को विशेष न्यायालय में ईओडब्ल्यू ने शेष बचे हुए 3 आरोपियों के खिलाफ चालान पेश करने के लिए समय मांगा। कोर्ट ने समय देते हुए मामले की सुनवाई के लिए 1 अगस्त तारीख तय की है। ईओडब्ल्यू द्वारा सांसद प्रेमचंद गुड्डू को इस मामले में आरोपी बनाया गया है।
पूर्व मंत्री सुरेश सेठ की शिकायत पर दर्ज बख्तावर राम नगर के चर्चित जमीन घोटाले के मामले में मंगलवार को ईओडब्ल्यू ने शेष 3 आरोपियों अपर कलेक्टर पीसी गुप्ता, निगम कर्मचारी दिनेश सनोटिया और अमित पांचाल के खिलाफ जांच कर चालान पेश करने के लिए न्यायाधीश राजीव कुमार श्रीवास्तव से समय की मांग की। ईओडब्ल्यू ने गत 30 दिसंबर को कोर्ट में चालान पेश किया था। इसमें सांसद प्रेमचंद गुड्डू, दिलीप बोरासी और टीएनसीपी के तत्कालीन संयुक्त संचालक पीएन मिश्रा आरोपी हैं। ईओडब्ल्यू के वकील अश्लेष वर्मा ने बताया कि शेष बचे हुए आरोपियों के खिलाफ अभी विवेचना होना बाकी है। इसमें प्रकरण के हमारे आईओ जो है चौधरी जी भी आज उपस्थित थे न्यायालय में और उनके द्वारा ये बताया गया कि इसमें कम से कम अभी 1-1.5 महीने का समय लगेगा। उस बीच में वो तफ्तीश पूरी करके और जो भी स्थिति होगी पूरा चालान की वो न्यायालय के समक्ष पेश कर देंगे। तो हमने उसमें 30 जुलाई तक का समय मांगा, जो न्यायालय ने स्वीकार कर लिया है। 30 जुलाई तक हमको समय दिया गया है। उधर सांसद गुड्डू के वकील संदीप शुक्ला ने न्यायालय से आग्रह किया है कि प्रकरण में जल्द बहस हो। हम तो न्यायालय से हर बार ये मांग कर रहेंगे कि साहब चार्ज पे बहस करी जाए और हमारे खिलाफ कोई अपराध अगर बनता है तो चार्ज लगाया जाए, नहीं बनता है तो हमको चार्ज किया जाए। सर ईओडब्ल्यू इस मामले में लेट रहती थी, क्यों कर रहा है सर? अब ये ईओडब्ल्यू खुद जानता है कि क्यों कर रहा है, उसके बारे में हम क्या बता सकते हैं, क्योंकि हमारे हिसाब से तो हमारे खिलाफ प्रथम दृष्टया कोई अपराध बनता नहीं। न्यायालय ने मामले की सुनवाई के लिए अगली तारीख 1 अगस्त तय की है। मंगलवार को आरटीओ कार्यालय में अधिकारियों और बस संचालकों की बैठक हुई। बैठक में आरटीओ ने संचालकों को नियमों के पालन करने के निर्देश दिए। वहीं बस ऑपरेटरों ने अधिकारियों को अपनी समस्याओं से अवगत कराया। बस संचालकों और आरटीओ अधिकारियों के बीच एक बैठक केशरबाग रोड स्थित आरटीओ कार्यालय में मंगलवार को हुई। बैठक में आरटीओ संजय सोनी ने बस मालिकों को कई निर्देश देते हुए कहा कि वर्षा काल शुरू हो रहा है, इसके पहले गाड़ियों में क्या सुधार करें जिससे आम जनता को असुविधा नहीं हो। बारिश में पुल और नदी नाले के ऊपर से पानी बहते वक्त वे वहां से वाहन नहीं निकाले। इस तरह की चीजें ना हो। जवाब जो सुनने को मिलते हैं, उन्होंने कहा साहब गाड़ी के पेपर क्यों नहीं है, गाड़ी के पेपर इसलिए नहीं साहब कि एक पुलिस वाला जो है छीन लेता है पेपर। मेरा ऐसा कहना है कि पुलिस वाला छीन लेता है अगर पेपर, तो उसका निकाल ये नहीं है कि अपन गाड़ी का कागज ही नहीं लेता। उसका निकाल ये है कि अगर कोई पुलिस वाला अगर ऐसा कर रहा है तो अपन उसका जो भी, अब मैं आज ही की बात जैसे लेता हूँ। बैठक में बस संचालकों ने कागजात की फोटोकॉपी रखने की अनुमति मांगी। बस संचालकों का कहना था कि ओरिजिनल कागजात गुम हो जाने और बारिश में भीग जाने का डर रहता है। हमारे बीच की ना पड़े, सड़क पे ना आए, क्योंकि जो चीज़ विजिबल है उसको तो कम से कम लिखते हैं कि बसें कहाँ से कहाँ जाए। उधर एआरटीओ सुनील तिवारी ने बस संचालकों को यात्रियों से अच्छा व्यवहार करने और परमिट, फिटनेस और बीमा की जानकारी अपनी विंड स्क्रीन पर लगाने के निर्देश दिए। तुकोगंज क्षेत्र के कंप्यूटर व्यवसायी को एक अनजान फर्म से व्यापार करना महंगा पड़ गया। कंप्यूटर व्यवसायी बेचे गए माल का भुगतान चेक से लेने को राजी क्या हुआ। आरोपी उनकी फर्म से 35 लाख रुपए के कंप्यूटर हार्डवेयर खरीदकर गायब हो गए। आरोपी की तलाश के बाद कंप्यूटर व्यवसायी अब पुलिस की शरण में है। कंप्यूटर पार्ट्स व्यवसायी अजय पाल ने लवकुश निवासी नरेश परमार के खिलाफ 35 लाख की धोखाधड़ी का मामला दर्ज कराया है। तुकोगंज पुलिस के मुताबिक अजय पाल कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर एसडीएन सॉल्यूशन के नाम से फर्म चलाते हैं। 27 फरवरी को सनराइज कंप्यूटर के मालिक नरेश परमार एसडीएम सॉल्यूशन पहुंचे और फर्म के मालिक अजय पाल से 35 लाख का माल खरीदा। आरोपी नरेश परमार ने माल का भुगतान चेक से किया। थाना प्रभारी अशोक तिवारी ने बताया कि फरियादी को आरोपी नरेश परमार निवासी लवकुश विहार ने एक्सिस बैंक का 35 लाख का चेक दिया था, जो कि बाउंस हो गया। वहीं आरोपी नरेश परमार माल लेने के बाद से ही लापता है, जिस पर तुकोगंज पुलिस ने नरेश परमार के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर लिया है। नरेश परमार पिता अशोक कुमार परमार ये लवकुश आवास बिहार सुखाली इंदौर में रहते थे। इन्होंने इनके पास में आकर के एक अब ये व्यवसाय के नाम पे एक चेक दिया और उससे कुछ अनाज खरीदा थोक में, जो कि लगभग 35 लाख रुपए का अनाज है। तो इसमें इन्होंने एफ आई दर्ज कराई कि इन्होंने हमें एक चेक दिया, वो चेक बाउंस हो गया और इसके बाद में जो इनने मांग की कि हमें साहब पैसा आपका कुछ रह गया है जो बाद में दे देंगे, तो पैसा उन्होंने नहीं दिया। 1.5 माह करीब हो गया और पैसा नहीं दिया और चेक बाउंस होने पर भी उन्होंने तो वापस नहीं दिया। इस संबंध में मेरा कहना ये है कि साहब इन्होंने जो पैसा देने के लिए कहा था, समय निकल गया, 2 दिन 4 दिन करके पैसा देने की बात करते रहे। तुकोगंज थाने में दर्ज धोखाधड़ी के मामले में पुलिस ने नरेश परमार के मेघदूत टावर मैकेनिक नगर स्थित ऑफिस पर जांच करवाई, जहां ऑफिस बंद मिला। पुलिस ने अब नरेश परमार की तलाश शुरू कर दी है।
शहर के व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में लगे सीसीटीवी कैमरे शहर में हो रही वारदातों में चश्मदीद बन रहे हैं। अपोलो टावर में हुई चोरी के मामले में चोर गाड़ी की डिक्की से पर्स और मोबाइल उड़ाते हुए कैमरे में कैद हो गया। एक और जहां तुकुगंज पुलिस ने अपना गैर जिम्मेदाराना रवैया अपनाते हुए 4 दिन बाद भी चोरी की रिपोर्ट नहीं लिखी, वहीं चोर ने युवती के दूसरे मोबाइल पर SMS के माध्यम से चोरी की जानकारी देते हुए खाली पर्स मिलने की जगह जरूर बता दी। BPO में काम करने वाली ममता नामक युवती की अपोलो टावर की पार्किंग में खड़ी स्कूटी की डिक्की से चोर पर्स और मोबाइल चुरा ले गया, मगर उसकी ये हरकत सुरक्षा कैमरों की नजर से बच नहीं पाई। ममता के अनुसार 8 तारीख की सुबह करीब 7:30 बजे रोजाना की तरह अपने अपोलो टावर स्थित रिलायंस कॉल सेंटर पहुंची। ममता अपनी स्कूटी की डिक्की में अपना एक मोबाइल और पर्स छोड़ गई थी। कुछ देर बाद ही पार्किंग में आए साइकिल सवार युवक ने ममता की गाड़ी में रखा पर्स और 15,000 रुपए कीमत का मोबाइल गायब कर दिया। चोरी की यह वारदात अपोलो टावर की पार्किंग में लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई। आइए आपको दिखाते हैं सीसीटीवी फुटेज में किस तरह चोरी की घटना को अंजाम दिया गया। घटना के बाद ममता ने अपने दूसरे मोबाइल से जब चोरी गए मोबाइल पर फोन लगाया तो चोर ने फोन काट दिया। हद तो तब हो गई जब चोर ने ममता के मोबाइल से उसके दूसरे नंबर पर मैसेज भेजा जिसमें लिखा था कि मैंने आपका फोन और पर्स चुराया है, जिसमें 600 रुपए रखे थे और मैसेज में पर्स फेंकने की जगह का जिक्र भी किया। और ATM थे, लेकिन वो पर्स तो वापस पानी की टंकी के पास रख के चला गया मैसेज करने के बाद कि मैंने आपका पर्स रखा है, तो वो रख के चला गया और मोबाइल और पैसे लेके गया। अच्छा, आपका मोबाइल मैसेज उसके मोबाइल से करा था क्या? हाँ, नहीं, मेरे नंबर से मैसेज करा था, अदर नंबर पे जिससे हम यहाँ से कॉल कर रहे थे ना, उस पे। चोरी की घटना के बाद चोर भले ही फरियादी को मैसेज कर पर्स की जानकारी दे रहा हो, मगर तुकुगंज पुलिस ने घटना के 4 दिन बाद भी रिपोर्ट लिखना जरूरी नहीं समझा। पंडरीनाथ थाने के प्रधान आरक्षक ने तत्परता दिखाते हुए वृद्ध दंपति से चेन लूटकर भाग रहे 2 चेन स्नैचरों को कुछ ही मिनटों में रंगे हाथों धर लिया। घटना के बाद SSP ने IG राजा शंकर के आदेश पर चेन स्नैचरों को पकड़ने वाले प्रधान आरक्षक को तत्काल 15,000 रुपए का इनाम घोषित किया। हरसिद्धि क्षेत्र में रहने वाले रिटायर्ड इंजीनियर प्रभात भानु कानूनगो अपनी पत्नी प्रेमलता, नाती और साडू भाई के साथ ऑल्टो कार से किसी कार्यक्रम से शिरकत कर अपने घर लौट रहे थे। तभी मच्छी बाजार के पास 2 बाइक सवार बदमाश अम्बरीश कटारे और सचिन योगी ने बाइक टकराने के बहाने प्रभात भानु से विवाद शुरू कर दिया। कानूनगो ने बताया कि विवाद के दौरान सचिन योगी ने ड्राइवर साइड पर लटक कर प्रभात भानु के गले से करीब 1 तोले की चेन छीन ली। गुरुद्वारा का वहाँ उधर से आ रहा था, राजवाड़ा था, तो वैन वगैरह खड़ी रहती है, तो एक को बचाने में इधर वो जानबूझ के टकराया, गाड़ी से लगा, टकराया तो नहीं, फिर मैंने इधर काटी तो थोड़े आगे गया ना, वो मेरी खिड़की से लटक गया और ये गले से चेन निकाली। आप कहाँ में बैठे थे? मैं ऑल्टो चला रहा था, गाड़ी चला रहा था, लटक गया ना, तो बचाने में लोगों को रहा। एक इधर से भी आ गया, एक फिर क्या हुआ? फिर हेड साहब आ गए ये यहाँ मच्छी बाजार को। घटना के वक्त कुछ दूरी पर ड्यूटी कर रहे प्रधान आरक्षक दशरथ प्रधान ने सारा घटनाक्रम देखा और तुरंत ही मौके पर पहुंचकर वृद्ध दंपति को थाने पहुंचाया। थाना इंचार्ज पवन सिंघल ने बताया कि दशरथ प्रधान ने समझदारी दिखाते हुए पहले फरियादी परिवार को थाने पहुंचाया, दोबारा लौटकर आरोपियों को ढूंढा तो दोनों आरोपी एक गली में मिल गए। तलाशी लेने पर पैर के मोजे से लूटी गई चेन बरामद हो गई। एक फरियादी है प्रताप जी करके, अल्टो गाड़ी से जा रहे थे मच्छी बाजार के, यहाँ से जैसे ही ये निकले 2 व्यक्ति सचिन और एक अमरीश करके हैं, ये दोनों व्यक्ति ने उनको लटक के और चेन खींची, तो वहाँ पे जो हेड साहब ड्यूटी में लगा था दशरथ मंडल, उन्होंने उसको चेन खींचते हुए देखा, तत्काल उसने दोनों को राउंड अप किया और दोनों के खिलाफ 392 की कार्रवाई की। सूझबूझ के साथ ड्यूटी करने और चेन स्नैचर पकड़ने वाले पुलिसकर्मी दशरथ प्रधान को IG ने 15,000 का नगद इनाम देने की घोषणा की है। उधर पंडरीनाथ पुलिस को दोनों आरोपियों से चेन स्नैचिंग की और भी वारदातों के खुलासे की उम्मीद है। और इसी के साथ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक।
अवैध निर्माण व अतिक्रमण तोड़ने का विरोध करने गए पार्षद ने सेना के अफसर पर गोली मारकर उड़ा देने का सनसनीखेज आरोप लगाया है। इस मुद्दे पर बोर्ड के जनप्रतिनिधियों ने स्थानीय डाक बंगले में बैठक कर विरोध भी जताया और यहीं से सेना के अधिकारी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए कोतवाली पहुंचे। पुलिस ने लिखित शिकायत लेकर जाँच की बात कही। सोमवार शाम को बोर्ड का दस्ता अतिक्रमण व अवैध निर्माण विरोधी मुहिम चला रहा था। उसी दौरान वार्ड 1 के कांग्रेसी पार्षद अजय वर्मा पहुंचे। उन्होंने मौके पर मौजूद एडम कमांडेंट दानवीर सिंह से चर्चा की। दोनों बातचीत करते हुए पास ही एएसपी ऑफिस परिसर में एकांत में बातचीत करने लगे। इस बीच पार्षद अजय वर्मा के मुताबिक कर्नल दानवीर ने उन्हें गोली से उड़ा देने की धमकी दी। जो पता चला कि अतिक्रमण वो चल रहा है तो मैं वहाँ जब वहाँ पहुँचा तो पूरे ही डैमेज कर चुके थे, छत टूट रही थी। तो मैंने कैंटोनमेंट के अधिकारियों को बोला कि भाई इसी क्षेत्र में कम से कम 10 से 15 मकान बने हुए, केवल आप एक व्यक्तिगत परिवार के साथ ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे हो। और उसके बाद मैंने बोला अगर तोड़ना ही है तो सभी का एक साथ तोड़े, सभी के साथ एक साथ न्याय करें। एक का मकान तोड़ रहे हैं, 10 मकान उसी जगह पे छूटे हुए हैं। तो काफ़ी देर चर्चा चलती रही। फिर उन्होंने बोला कि ठीक है अभी चलते हैं अपन। और उसके बाद उन्होंने मुझे बुलाया और उसके बाद बोलता है कि आप मान जाएं वरना मैं आपको गोली नहीं मार दूंगा। बकौल वर्मा उस वक्त वे इतने सदमे में आए कि कुछ समझ नहीं पड़ा। बाद में दूसरे दिन इस वाक्य को लेकर मंगलवार को बोर्ड के जनप्रतिनिधियों ने एकजुट होकर डाक बंगले में बैठक की और पार्षद वर्मा के साथ हुए दुर्व्यवहार पर विरोध जाहिर किया। सभी एकजुट होकर कोतवाली पहुंचे। यहां पर थाना प्रभारी को पूरा घटनाक्रम बताकर कर्नल दानवीर सिंह के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करने को कहा। बात अच्छी नहीं है और इससे मुझे भी एक शॉक लगा है शहर में इस तरीके की बातें करना और एक सम्मानित सदस्य को बोर्ड के दूसरे सदस्य के द्वारा गोली मार देने की धमकी दिया जाना बहुत ही अनुचित है। और सीबीआई ने लिखित आवेदन लेकर जांच की बात कहकर सभी को चलता कर दिया। रतलाम महू ट्रेन में एक युवक पर जानलेवा हमला हुआ है। युवक पर उसके रिश्तेदारों ने ही कुल्हाड़ी से हमला किया। बताया जा रहा है कि एक कार्यक्रम के दौरान दोनों पक्षों में विवाद हुआ था। रेलवे क्वार्टर्स निवासी चंदर सिंह को गंभीर हालत में इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया। चंदर पर रतलाम महू ट्रेन में हमला हुआ था। चंदर के परिजनों के मुताबिक वह बहरामपुर एक मांगलिक कार्यक्रम में भाग लेने गया था। वह किसी बात पर रिश्तेदारों से ही विवाद हुआ था। आज चंदर और आरोपी एक साथ ट्रेन में वापस इंदौर आ रहे थे, तभी आरोपियों ने उस पर हमला कर दिया। छोटे से विवाद में लोगों ने 5-10 लोगों ने अपने टूल जमाए उनमें और जमाने के बाद में हम जब स्टेशन पे हमने टिकट लेके जब ट्रेन के अंदर बैठे तो ट्रेन के अंदर बैठने के बाद में उन्होंने कुल्हाड़ी से और उससे हमला करा हमारे चाकू से। और सर ट्रेन में बैठने के बाद में उन्होंने हमला कर दिया हमारे ऊपर बिल्कुल जो ट्रेन चलती हुई में, और हमको एक को नीचे गिराया, फिर इनके ऊपर में गिरा और फिर उन्होंने चाकू से और कुल्हाड़ी से हमला कर दिया। सर वो पीर नलवा से रहने वाले हैं। चंदर की हालत फिलहाल गंभीर बनी हुई है। मामले में रेलवे पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया है। मयूरनगर में मंदिर की जमीन हड़पने का मामला सामने आया। मामले को लेकर थाने पहुंचे लोगों का कहना था कि असामाजिक तत्व जमीन हड़पने की नियत से उन्हें आए दिन धमकाते हैं, जिसके चलते लोगों ने विरोध कर बदमाशों के खिलाफ थाने में आवेदन तो दिया ही, साथ ही नारेबाजी भी की। मामला मयूरनगर का है। कॉलोनी की गली नंबर 13 में काफी समय से 1000 वर्ग फीट जमीन खाली पड़ी थी। रहवासियों ने व्यर्थ पड़ी जमीन को मंदिर बनाने के लिए कॉलोनाइजर से ली थी। कॉलोनी रहवासी संतोष गुर्जर का कहना है कि राज दीक्षित, जो कि बुंदेलखंड युवा परिषद का अध्यक्ष है, जमीन हड़पने के चक्कर में आए दिन रहवासियों को धमकाता रहता है, जिसके विरोध में कॉलोनी के लोगों ने नारेबाजी की। अवैध कब्जे बंद हो, कब्जे बंद हो, गुंडागर्दी बंद हो, गुंडागर्दी बंद हो, अवैध कब्जे बंद हो। इसमें मैंने 8 से 10 रोज पहले भी इन लोग सब समाज के लोगों के साथ में आके आया था और यहाँ पे एक ये थाने पे आवेदन दे के गया था। और जो लोग हैं इसमें ये बताओ आपको कौन परेशान? अभी मुझे राज दीक्षित करके हैं कोई, ये अपना बुंदेलखंड युवा महासभा का कोई अध्यक्ष बता रहे हैं। और रात को 11:30 प्लाट पे ये कब्जा वाली जो आ रहे हैं, इसमें कोई जितेंद्र यादव है, उसके साथ में 3-4 लोगों के नाम दर्ज हमने यहाँ पे एक आवेदन दिया था। उसमें वो लोग
उनका आना जाना अभी बंद हो गया था। आप भी सुबह ही आके काम चल रहा था तो काम रुकवा के गए हैं और धमकी भी दे के गए हैं कि ये काम जब तक हमारा क्लियर नहीं होगा मामला, जब तक आप ये काम नहीं करेंगे। आए दिन धमकियों से परेशान मयूरनगर रहवासियों ने संयोगितागंज थाने में बदमाशों के खिलाफ आवेदन भी दिया। मॉनसून भले ही लेट हो गया हो, लेकिन मंगलवार की शाम की रंगत को बादलों ने अपने दामन में समेट लिया। दिन भर तमतमाती धूप के बाद लोगों को शाम को ठंडी हवाओं के झोंकों ने राहत दी। मंगलवार की सुबह लोगों को एक तरफ जहां तीखी धूप का सामना करना पड़ा, वहीं शाम को काले बदरा जैसे ही इंदौर के आसमान पर छाए तो मानो जैसे राहत की छतरी खुल गई हो। तापमान की बात करें तो मंगलवार को शहर का तापमान 39 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। मौसम विभाग के मुताबिक मानसून आने में अभी थोड़ा वक्त और लगेगा। मंगलवार शाम ठंडी हवाओं के साथ उड़ रहे धूल के गुब्बार की वजह से भी वाहन चालकों को गाड़ी चलाना मुश्किल लग रहा था। जगतगुरु श्रीजी महाराज मंगलवार को कुछ पलों के लिए इंदौर आए। विमानतल पर निम्बार्क अनुयायी और श्रीजी के शिष्यों ने जगतगुरु की अगवानी की। जगतगुरु निम्बार्क पीठाधीश्वर श्रीजी महाराज सड़क मार्ग से सेंधवा के लिए रवाना हुए, जहां वे 2 दिनों तक मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा समारोह में आशीर्वचन देंगे। अखिल महिमा मंडलाचार्य श्री श्री 1008 जगतगुरु श्रीजी महाराज अल्प प्रवास पर मंगलवार शाम इंदौर आए। विमानतल पर जगतगुरु की अगवानी विद्वान जनों ने मंत्रोच्चार के साथ की। विमानतल पर अपने शिष्यों से सामान्य भेंट कर जगतगुरु कुछ ही देर में रवाना हो गए। जगतगुरु आगामी 2 दिनों तक सेंधवा में मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा समारोह में आशीर्वचन देंगे। जगतगुरु से मिलने बड़ी संख्या में निमरबाग अनुयायी और उनके शिष्य विमानतल पर पहुंचे थे। अशिक्षा देश की मूल समस्या है। इसी के कारण आज इतनी तेजी से देश में भ्रष्टाचार पनप रहा है। यह बात अपनी फिल्म चक्रधार के प्रमोशन के लिए शहर में आए अभिषेक आनंद ने कही। फिल्म के बारे में बताते हुए अभिषेक ने कहा कि यह फिल्म कॉलेजों में पनप रहे माफिया राज, भ्रष्टाचार और राजनीति पर आधारित रियल स्टोरी है। लोग लड़ते हैं पावर के लिए, लेकिन वह लड़ा लोगों के लिए। ये डायलॉग है फिल्म चक्रधार का। बनारस के एक साधारण लड़के पर आधारित रियल फिल्म चक्रधार के प्रमोशन के लिए फिल्म में मुख्य किरदार निभा रहे अभिषेक आनंद मंगलवार को इंदौर में पत्रकारों से रूबरू हुए। उनके साथ फिल्म के अन्य कलाकार भी थे। फिल्म में श्रवण का अभिनय कर रहे अभिषेक ने बताया कि यह फिल्म एक साधारण परिवार के स्टूडेंट पर आधारित है जो भ्रष्टाचार और राजनीति का शिकार हो जाता है। अभिषेक ने महाभारत का उदाहरण देते हुए कहा कि इस युग में भी महाभारत के सुदर्शन चक्र की जरूरत है। चक्रधर नहीं है, चक्रधार है। चक्रधार का मतलब होता है शार्प एज। आपको अगर याद होगा, महाभारत तो आप सबने देखी होगी। महाभारत में बारबरी जो थे, जब वो युद्ध से वापसी आए थे, उनसे पूछा गया था कि आपने युद्ध के दौरान क्या देखा। उन्होंने कहा मेरे को कुछ नजर नहीं आया युद्ध में, मेरे को जो नजर आया वो सिर्फ सुदर्शन चक्र और उसकी धार नजर आई। और आज कलयुग है, आज सुदर्शन चक्र तो आएगा नहीं। तो इस चक्र की जो धार उस समय से चली आ रही है, जो कि जुर्म के खिलाफ, अहिंसा के खिलाफ, ये जो भी गलत काम हो रहा है उसके खिलाफ जो उसकी धार चली आ रही है, इसको देखकर इस फिल्म का नाम चक्रधार रखा गया। एक्शन मूवी पसंद करने वाले दर्शकों को फिल्म चक्रधार में मस्ती मसाला और आइटम सॉन्ग भी देखने को मिलेंगे। आइए अब देखते हैं न्यूज फास्ट। सदगुरु समिति के सदस्य ने प्रेस वार्ता में बताया कि 14 जून को सदगुरु कबीर साहब प्रकट उत्सव मनाया जाएगा। समिति उज्जैन तत्वाधान में कार्यक्रम को ग्राम खोसला आगर रोड पर आयोजित करेगी, जिसमें इंदौर संभाग की भजन मंडलियां शामिल होंगी। इसके साथ कार्यक्रम में कबीर साहब के जीवन पर आधारित नाटक भी प्रस्तुत किए जाएंगे। वर्षों से विदेश में बसे श्रीवास्तव परिवार के भूखंड पर कपिते लोगों द्वारा फर्जी तरीके से मल्टीतान देने के बाद सब तरफ से निराश परिवार अपनी शिकायत लेकर मंगलवार को नगर निगम पहुंचा, जहां उन्होंने अपर आयुक्त एसके सिंह को लिखित शिकायत दर्ज कराई कि उनके भूखंड पर मल्टी का नक्शा नगर निगम ने कैसे पास किया, जबकि भूखंड उनके नाम पर है। पीड़ित परिवार की शिकायत पर अपर आयुक्त ने जानकारी एकत्र कर जांच की बात कही है, लेकिन फिर भी पीड़ित परिवार निगम के अधिकारियों पर साठगांठ का आरोप लगा रहा है। उनका कहना है कि निगम अधिकारियों की साठगांठ के बगैर उनकी जमीन पर मल्टी खड़ा होना संभव नहीं था। तुकोगंज पुलिस ने इलाका चेकिंग के दौरान एक शातिर बदमाश को चाकू सहित गिरफ्तार किया है। पकड़ा गया शानू पिता सुरेश दुबे निवासी बम्बई की चाल पिछले कुछ सालों से कई संगीन वारदातों में शामिल रहा है। बदमाश 2006 में वर्मा दंपति के मर्डर, 2008 में माधवनगर उज्जैन में डकैती और हत्या जैसे मामले में शामिल था। बताया जा रहा है कि तुकोगंज में हुए फर्जी गोलीकांड में शामिल आरोपी सचिन, आशीष और नीरज से भी उसका संबंध है। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए BTV न्यूज के साथ। नमस्कार।
हातोद में हुए जघन्य हत्याकांड का हुआ खुलासा। प्रेमिका की जरूरतों को पूरा करने के लिए नाती ने ही की थी नानी की पैर काटकर हत्या। पुलिस के हत्थे चढ़े नाती ने कबूला जुर्म। नर्सेज एसोसिएशन की हड़ताल के पहले ही दिन झुकी सरकार। बकाया एरियर की राशि देने के आदेश किए जारी। एसोसिएशन का कहना, जब तक खाते में जमा नहीं होता पैसा जारी रहेगा संघर्ष। सितंबर में दौड़ेगी बीआरटीएस पर बस। महापौर का दावा, कलेक्टर व अन्य अधिकारियों के साथ किया बीआरटीएस का दौरा। वर्ल्ड बैंक की टीम ने भी जताया कार्य पर संतोष। विश्वविद्यालय 22 जून तक घोषित करेगा उच्च शिक्षा के सारे रिजल्ट। सीईटी ऑनलाइन आवेदन के लिए भी बनाएगा हेल्प डेस्क। कर्तव्य निभाते हुए गई यातायात पुलिसकर्मी की जान। नो एंट्री में घुसे ट्रक को रोकने के प्रयास में हुई घटना। खजराना क्षेत्र का मामला। शिक्षिका ने दिखाई समझदारी। नकली पुलिस के मंसूबों पर फेरा पानी। पास आ पलटते ही भाग खड़े हुए बदमाश। और कंप्यूटर व्यवसायी से 35 लाख की धोखाधड़ी। चेक के जरिए 35 लाख का माल खरीदकर आरोपी फरार। चेक हुआ बाउंस। फरियादी पुलिस की शरण में।